हाय एवरीवन, वेलकम टू दीक्षाज एजुकेशन हब। तो जो बाकी के फंडामेंटल राइट्स हमारे बच गए थे उनको आज हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले तो एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल रहेगा हमारा, दैट इज़ अबाउट रिट्स। ठीक है, रिट्स क्या होती हैं, आदेश क्या होते हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पेश करते हैं, तो उनको देखते हैं। पर उससे पहले एक आर्टिकल 31 भी था जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी हुआ करती थी, राइट ऑफ प्रॉपर्टी हुआ करता था। पर एज यू नो इसको बाद में अबॉलिश कर दिया गया था और एक आर्टिकल नया बना दिया गया 300A। फिर ये जो प्रॉपर्टी वाला राइट था ये हमारा फंडामेंटल राइट ना रह के क्या बन चुका था, लीगल राइट। तो इसके बारे में अभी के लिए इतना ही याद रखेंगे हम। अब चलते हैं टुवर्ड आर्टिकल नंबर 32। आर्टिकल 32 को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। एक वीडियो में गलती से निकल गया था कि जो सुप्रीम कोर्ट होते हैं उस वहाँ पे आप केस को फाइल कर सकते हो अंडर आर्टिकल 35 नहीं था, वो आर्टिकल 32 ही था। वो थोड़ा मिस प्रोनाउंशिएट हो गया था, तो उसको एक बार चेक कर लीजिएगा। चलिए जी, आर्टिकल 32 की बात करते हैं जिसमें हम पढ़ते हैं अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। जब भी कोई लॉ बनाया जाता है तो हमेशा देखा जाता है कि किसी भी पर्सन का, किसी भी सिटीज़न का फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो उस केस में हमारा आर्टिकल नंबर 13 था। 13 यही तो बोलता था, आर्टिकल नंबर 13, कि अगर कोई भी वायलेशन होती है तो उस लॉ को रद्द कर दिया जाएगा। तो कई बार यहाँ पे जो मैकेनिज़्म होता है, वर्किंग होती है हमारे कोर्ट्स की, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की, वो अगर ठीक से ना चले तो उस केस में रिट्स डलती हैं। रिट्स को हम आदेश भी बोलते हैं। वन बाय वन समझते हैं इसको। तो सबसे पहले तो सबसे पावरफुल जो आर्टिकल है वो आर्टिकल नंबर 32 ही है। और इसको आप जितने भी केसेस होते हैं बाकी के, उनको आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डालते हो, फिर हाई कोर्ट में डालते हो और सुप्रीम कोर्ट में डालते हो। तारीख पे तारीख मिलती ही रहती है, दैट इज़ अ डिफरेंट केस, राइट। पर जब फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो आप डायरेक्टली कहाँ जा सकते हो, हाईएस्ट बॉडी दैट इज सुप्रीम कोर्ट के पास डायरेक्टली जा सकते हो। तो उस केस में फिर ये नहीं चलती चेन कि पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट जाओ, देन आप सुप्रीम कोर्ट जाओ। डायरेक्टली आप कहाँ जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। अगर किसी का भी, कोई भी पर्सन किसी दूसरे पर्सन का फंडामेंटल राइट वायलेट कर रहा है तो डायरेक्टली केस कहाँ पे जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा सकता है। और इवन डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब कहते हैं कि जो आर्टिकल नंबर 32 है, इट इज़ सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये आत्मा है हमारे संविधान की। तो अभी तक जो भी आपने राइट टू इक्वालिटी पढ़ा, आर्टिकल नंबर 14 से लेके 18 तक, राइट टू फ्रीडम पढ़ा, आर्टिकल नंबर 19 टू 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जैसे शुरू में ट्रैफिकिंग के बारे में पढ़ा था और 24 में बच्चों की एज मेंशन कर रखी थी, तो आर्टिकल नंबर 23 से लेके 24। वैसे ही राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से लेके 28 तक। और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स जो थे वो आपने आर्टिकल 29 से 30 तक पढ़े। और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आई हमारी आर्टिकल नंबर 32 के अंदर। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रेरोगेटिव रिट्स को। तो वन बाय वन अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले तो आती है आपकी हैबियस कॉर्पस। 5 हैं ये टोटल, याद रखोगे आप। नंबर 1 इज हैबियस कॉर्पस, वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 2 मेंडेमस, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। मेंडेमस को ही परमादेश भी कहते हैं, परमादेश। ठीक है, हैबियस कॉर्पस को कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्षीकरण। मेंडेमस के बाद आता है क्यो वारंटो, क्यो वारंटो, अधिकार परीक्षा, अधिकार। नेक्स्ट आती है 4th नंबर पे, दैट इज प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन के बाद आती है सर्शियोरारी। तो वन बाय वन अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या होती हैं ये सारी रिट्स। तो रीड करने से पहले चलते हैं नोट्स के ऊपर, कैसे इनको हम समझेंगे। तो हैबियस कॉर्पस जब आप पढ़ते हो, हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस कहता है कि किसी को भी अगर आप अरेस्ट कर रहे हो तो उसको विद इन 24 आवर्स किसके प्रेजेंस में लेके आना पड़ेगा, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, ठीक है, उनके प्रेजेंस में लेके आना पड़ेगा। हैबियस कॉर्पस का मतलब ये क्या होता है, टू हैव द बॉडी ऑफ, मतलब जैसा वो पर्सन है उसको एज इट इज़ आपने कहाँ पे लेके आना है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास में लेके आना है। 24 आवर्स अगर तो कॉग्निजेबल केस है। कॉग्निजेबल का मतलब होता है ऐसे केस जिन केसेस में बेल नहीं दी जा सकती, नॉन बेलेबल जिनको हम कहते हैं। जैसे मर्डर हो गया, बहुत बड़ी डकैती करी थी, रेप का केस हो गया, ऐसे जो केसेस होते हैं जिनमें स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स होती हैं, स्ट्रिक्ट फाइन होते हैं, वो सारे केसेस हमारे आते हैं कॉग्निजेबल वाली कैटेगरी में। दूसरे होते हैं नॉन कॉग्निजेबल। नॉन कॉग्निजेबल ऐसे होते हैं जिनमें ईजिली बेल मिल जाती है। छोटी मोटी चोरी कर दी, ठीक है, पैरामीटर्स होते हैं इनको डिफाइन करने के। चोरी तो चोरी होती है, पर किस एक्सटेंट तक करी हुई है, दैट इज़ डिसाइडेड अंडर द नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, जिसको हम बेलेबल भी बोलते हैं।
तो हैबियस कॉर्पस क्या कहता है कि विद इन 24 आवर्स आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट के फ्रंट में जो भी पर्सन है अरेस्ट आपने किया है उसको लेके आना पड़ेगा। अगर तो क्राइम हुआ, क्राइम की हमने 2 बातें पढ़ी, अगर तो क्राइम हुआ हीनियस, हीनियस का मतलब है जिसमें बेल नहीं मिलेगी, नो बेल, और या फिर आप कह सकते हो कॉग्निजेबल है, कॉग्निजेबल ऑफेंस। अगर तो केस हुआ इस कैटेगरी में, तब तो उसको कोर्ट में उसकी पेशियां पड़नी शुरू हो जाएंगी, जो भी पनिशमेंट है वो यहाँ पे दे दी जाएगी। पर वहीं पे अगर नॉन हीनियस क्राइम है, नॉन हीनियस में क्या है, बेल मिल जाती है, और किस टाइप का होता है ये, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है। अगर वो केस रहा तो उस केस में बेल भी मिल जाएगी, ठीक है, या तो जेल मिलेगी या तो बेल मिलेगी। और अगर तो कुछ केसेस जो बहुत ज़्यादा सीरियस हुए थे, सीरियस वाले केसेस में कोई वेट नहीं किया जाता और उस केस में आपको डायरेक्टली जो जजेस होते हैं उनके प्रेजेंस में केसेस फेस करने पड़ते हैं। ये था हैबियस कॉर्पस। इसमें इन शॉर्ट ये बोला हमने कि आपको जैसे बॉडी है, जो पर्सन जिसको अरेस्ट करा हुआ है, जैसा का जैसा वो है वैसे ही उसको जज के सामने पेश करना है। हीनियस क्राइम के केसेस में संडेज में इंक्लूड नहीं होता, डू रिमेंबर। ये भी हम शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, रीड करेंगे इसको प्रॉपर और ज़्यादा आपको ताकि समझ आ सके। अब आते हैं मैंडेमस। मैंडेमस जिसे हम परमादेश भी कहते हैं। अब देखो मैंडेमस में क्या होता है, जब भी कोई एम्प्लॉय अपना काम ठीक से नहीं करता है, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ठीक है, जिससे पैसा आ रहा है फ्रॉम द जो फंड है सरकार का, वहाँ से उसकी सैलरी आ रही है, अगर वो अपना काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहा है तो उस केस में जो कोर्ट होता है वो डाल देगा मैंडेमस रिट, ये वाला आदेश डाल देगा मैंडेमस वाला कि अपना काम ठीक से करो, जो काम आपको असाइन हो रखा है उसको आपको प्रेजेंट करना ही पड़ेगा। इसको थोड़ा सा और सिंपल भाषा में समझते हैं, अगर कोई टेनेंट है और वो अपने ऑनर को रेंट नहीं पेश कर रहा तो उस केस में मैंडेमस लगा, दैट इज़ लेमन। वैसे ही अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है तो उस केस में जो रिट डलती है वो होती है मैंडे। फिर थर्ड वाली जो रिट आएगी दैट इज़ क्यो वारंटो। क्यो वारंटो के समझने के लिए हम यहाँ पे 3 कैटेगरीज ले लेंगे। एक है ASI, एक है SI और एक है इंस्पेक्टर। 1 स्टार होता है, SI सब इंस्पेक्टर को 2 स्टार मिलते हैं और इंस्पेक्टर को फाइनली 3 स्टार्स मिल चुके होते हैं। यहाँ पर क्यो वारंटो वाली रिट कब मिलती है, जब कोई पर्सन, जब भी कोई व्यक्ति अपनी पोजीशन से ज़्यादा शो ऑफ करने लगता है, मतलब ASI को ऐसे लगने लग जाए कि मैं ही इंस्पेक्टर हूँ, तो उस केस में जो रिट डलती है वो कौन सी होती है, क्यो वारंटो। और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, मान लो कोई स्कूल है, अब वहाँ पे टीचर भी होंगे और बाहर बॉडी जो गार्ड होते हैं वो भी होंगे, ठीक है, यहाँ पे गार्ड को लगेगा कि मैं ही पढ़ाए आता हूँ, तो उस केस में कौन सी रिट आती है, दैट इज़ क्यो वारंटो। ये लेमन लैंग्वेज में था। तो मतलब जब लोअर रैंक वाले ऑफिशियल को हाई रैंक वाले ऑफिशियल की फीलिंग आने लग जाए कि मैं ही वो उस रैंक के ऊपर बैठा हुआ हूँ, तो उस केस में जो रिट डलती है दैट इज़ क्यो वारंटो। तो ये लेमन में हमने बिल्कुल अभी समझा। अभी देखते हैं इसको, और ये उसको हम कहते हैं प्रोहिबिशन, और दूसरी जो आएगी अब यहाँ पे दैट इज सर्शियोरारी। प्रोहिबिशन को हम प्रतिशोध भी कह देते हैं, प्रतिशोध, और सर्शियोरारी को हम उत्प्रेषण कह देते हैं, उत्प्रेषण। दोनों को इकट्ठे ही समझेंगे यहाँ पे। अब समझो कोर्ट्स कैसे होते हैं, सुप्रीम कोर्ट, उनके नीचे आ जाएगा हाई कोर्ट, उनके नीचे आ जाएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सर्शियोरारी में भी सीक्वेंस सेम रहेगा, हाईएस्ट कोर्ट आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट, देन हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। प्रोहिबिशन वाली रिट तब लगती है अगर हाई कोर्ट कोई मान लो अपना वायलेशन कर रहा है, कोई केस चल रहा है जो कायदे से जाना तो चाहिए था सुप्रीम कोर्ट के पास, पर हाई कोर्ट उसको कंडक्ट कर रहा है, तो उस केस में जो रिट लगती है दैट इज़ प्रोहिबिशन। मतलब जो केस अभी चल रहा था, जो यहाँ पे मुकदमा चल रहा था, उसके ऊपर लगा दी गई रोक, किसके द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा। एक और एग्जाम्पल के साथ समझो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या कर रहा है, ऐसा केस टैकल करने पे लग गया जो जाना किसके पास चाहिए था, कायदे के पास, हाई कोर्ट के पास, तो उस केस में हाई कोर्ट यहाँ पे रिट डाल देगा कौन से वाली, प्रोहिबिशन वाली, दैट इज प्रोहिबिशन। तो ये जो प्रोहिबिशन होता है ये कोर्ट्स के ऊपर लगती है, ये वाली रिट। उसके बाद आती है सर्शियोरारी। सर्शियोरारी में क्या हुआ, सेम चेन है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब मान लो कायदे से कोई केस जाना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट के पास, पर हाई कोर्ट ने उसको टैकल कर लिया, और टैकल करने के बाद यहाँ पे रिजल्ट भी अनाउंस कर दिया। जैसे बाबरी मस्जिद वाला जो केस था, उस केस में हाई कोर्ट ने ही रिजल्ट अनाउंस कर दिया था, फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने रिट डाली थी जो, तो वो थी सर्शियोरारी वाली। तो सर्शियोरारी कब लगती है कि ये केस चल रहा था, मुकदमा चल रहा था, अब उसका जो रिजल्ट था लास्ट में, जो भी वर्डिक्ट था वो पेश कर दिया गया है, तो उसको अगर रोकना है तो कौन आएगा, यहाँ पे जो रिट आएगा दैट इज सर्शियोरारी।
प्रोहिबिशन चलते हुए केस के ऊपर लगेगा। सर्शियोरारी केस का रिजल्ट आ चुका है, उसके ऊपर ये रिट लगता है, दैट इज सर्शियोरारी। अब थोड़ा सा इसको रीड कर लेते हैं, थोड़ी सी टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज में हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी बिल्कुल लेमन। तो सबसे पहले हमने देखा हैबियस कॉर्पस, जिसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी, मतलब जैसी बॉडी है वैसी की वैसी आपको 24 आवर्स के अंदर जज के फ्रंट में उसको प्रेजेंट करना है। अब जज की चॉइस रहेगी, वो चेक करेगा कि कोई भी क्राइम कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है, उसके हिसाब से या तो बेल मिलेगी या तो जेल मिलेगी। बेल मिल गई तो ठीक है, नहीं तो पुलिस रिमांड होगा, पूरी इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी, पूरा मुकदमा चलेगा। अगर पुलिस किसी भी अक्यूज और कन्विक्ट का मीनिंग मैंने पहले भी आपको समझाया है, तो अक्यूज होता है जिसके ऊपर अभी क्राइम पूरी तरह से प्रूव नहीं हुआ है। वंस वो क्राइम प्रूव हो जाता है तो उस केस में उसको हम बोलते हैं कन्विक्ट। तो अगर अक्यूज को पुलिस विद इन 24 आवर्स जज के पास नहीं लेके आती है तो उस केस में हैबियस कॉर्पस वाली रिट इशू कर देता है कोर्ट, और अक्यूज को जो बेल मिलनी थी अगर वो नहीं दी गई है तो उस केस में भी कौन सी रिट इशू होती है, तो हैबियस कॉर्पस वाली। तो हैबियस कॉर्पस का मतलब है ये प्रिवेंटिव डिटेंशन में इंक्लूडेड नहीं है। याद करो प्यूनिटिव डिटेंशन हमने पढ़ी थी और प्रिवेंटिव डिटेंशन पढ़ी थी, तो उसमें क्या बोला था, प्यूनिटिव का मतलब है पनिशमेंट जब मिल रही होती है, प्रिवेंटिव मतलब डाउट है कि ये क्राइम कमिट कर सकता है, तो उस केस में हैबियस कॉर्पस नहीं लगती, जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है। तो ये याद रखेंगे आप यहाँ पे। फिर उसके बाद आता है मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब है हम आदेश देते हैं, वी कमांड। तो यहाँ पे ये किसके अगेंस्ट हो सकता है, ये किसी भी एग्जीक्यूटिव के अंदर। हमने बात करी थी कोई ऑफिशियल है अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है, तो उस केस में कोर्ट उनके अगेंस्ट मैंडेमस वाली रिट को इशू कर देता है। और जुडिशियल बॉडीज, इवन मैंडेमस उन पे भी लग सकता है अगर हाई कोर्ट ज़्यादा ही ऐसे लगने लग जाए कि मैं सुप्रीम कोर्ट से बड़ा हूँ, तो उस केस में भी लग सकता है। पर यहाँ पे एग्जीक्यूटिव भी आ गया, एडमिनिस्ट्रेशन भी आ गया। अपनी ड्यूटीज़ को फेल कर जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटर, जब अपने काम को ठीक से नहीं कर पाते हैं तो उस केस में मैंडेमस लगता है, जब कोई एम्प्लॉई अपना काम लापरवाही से करे। और ये एप्लीकेबल किस किस को नहीं होता, तो ये प्रेसिडेंट और मिनिस्टर्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। कौन से वाला रिट, मैंडेमस वाला। फिर हमने पढ़ी थी क्यू वारंटो, जिसमें हमने क्या बोला, जब किसी पर्सन को ऐसे लगने लग जाए अपनी क्वालिफिकेशन से ज़्यादा की पोस्ट उनकी ही है, ठीक है, एएसआई को लगने लग जाए कि मैं ही इंस्पेक्टर हूँ, तो उस केस में कौन सी रिट पेश होती है, तो क्यू वारंटो। तो इसका लिटरल मीनिंग होता है बाय व्हाट अथॉरिटी, किस अथॉरिटी से आप ये वाला काम कर रहे थे, ताकि लीगैलिटी बनी रहे क्वालिफिकेशंस की, तो क्यू वारंटो उन केसेस में लगता है। फिर आता है प्रोहिबिशन, टू फॉरबिड या फिर इनएक्टिविटी। तो प्रोहिबिशन और सर्शियोरारी दोनों ही कोर्ट्स के अगेंस्ट लगते हैं। तो इसके हमने पढ़ा था कि अगर जब केस चल रहा होता है तभी ये रिट असाइन हो जाती है प्रोहिबिशन वाली। जुडिशियल या फिर क्वाज़ी जुडिशियल बॉडीज़ के अगेंस्ट ये लगती है। बस ये है कि जुरिस्डिक्शन के बाहर ना जाए, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन है कोर्ट्स को वो उतने ही दायरे में काम करे। तो यहाँ पे जैसे मान लो कोई केस सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए था कायदे से, और हाई कोर्ट उसको देखने में लगा हुआ है बाकी केसेस को साइडलाइन करके, तो उस केस में जो रिट जाएगी दैट इज़ प्रोहिबिशन वाली, ओनली टू स्टॉप देम फ्रॉम गोइंग बियॉन्ड दियर जुरिस्डिक्शन, अपनी जुरिस्डिक्शन के बाहर ना जाए। तो जब कोई नीचे का न्यायालय अपने अधिकार को वायलेट करने लगती है उस केस में प्रोहिबिशन इशू होता है। और फिफ्थ हमने देखी थी सर्शियोरारी, किसी भी जुडिशियल और क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी के अगेंस्ट लगती है। पर यहाँ पे क्या होता है, जो केस है उसको पास कर दिया होता है और रिजल्ट या फिर जिसको हम वर्डिक्ट भी कहते हैं, वर्डिक्ट यहाँ पे सुना दिया होता है, तो उसके अगेंस्ट जो लगती है दैट इज सर्शियोरारी। हायर कोर्ट टू क्वैश ऑर्डर ऑफ इंफीरियर जुडिशियल बॉडी और टू ट्रांसफर एनी केस टू इटसेल्फ फ्रॉम लोअर कोर्ट। तो लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट की तरफ या हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट की तरफ ये केस फिर जो सॉल्व हो गया था, जिसका रिजल्ट आ गया था, जैसे बाबरी मस्जिद वाला, तो सुप्रीम कोर्ट ने बाद में यहाँ पे बोला था कि हाई कोर्ट का रिजल्ट यहाँ पे मान्य नहीं होगा, तो वर्डिक्ट किसने दिया था बाद में, तो सुप्रीम कोर्ट ने। तो और जो डिसीजन होता है लोअर कोर्ट का उसको अबॉलिश कर दिया जाता है। सेम हैपेंड इन केस ऑफ द बाबरी मस्जिद केस, ठीक है। और रिव्यू पिटीशन ये कोई भी फाइल कर सकता है, ताकि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी वर्डिक्ट दिया, अपना कोई रिजल्ट दिया किसी केस को लेके, उसके ऊपर क्वेश्चन करा जा सके और उसको रीचेक के लिए बोला जा सके। वहीं पे आर्टिकल नंबर 33 की बात करें तो ये कंट्री की सिक्योरिटी के लिए ऐड करा गया है। अगर फंडामेंटल राइट्स सारे सिटीजन्स को दिए गए हैं, पर कुछ ऐसी एजेंसीज भी हैं जिनके ये स्टॉप कर दिए जाते हैं, जैसे सीआईडी वाले हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ, एनआईए, तो इनके फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो स्नैच कर लिए होते हैं। अब इनकी ड्यूटीज़ आपको पता है, आर्मी वाले ये थोड़ी बोल सकते कि हमें तो रात को सोना है, ठीक है, उनकी तो ड्यूटी है ना कि आपको सिक्योरिटी देनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पे जो है वो क्वेश्चंस इमर्ज करते हैं
रॉ, NIA, CBI, IB, CID, पुलिस, इनके जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, खैर ये जो ऊपर की बॉडीज़ हैं इनकी तो स्नैच ही कर ली होते हैं, पुलिस को फंडामेंटल राइट्स लिमिटेड वे में दिए जाते हैं, तो ये एक्सेप्शनल केसेस भी आते हैं। उसके अलावा आर्टिकल 34 नेशनल इमरजेंसी यहाँ पे मिक्स नहीं करनी है, ध्यान रखिएगा। जैसे इंडिया के साइड में पड़ोसी है म्यांमार, तो यहाँ पे मार्शियल लॉ ही तो लगा था, जो आर्मी होती है वो यहाँ पे रूल करना शुरू कर देती है, दैट इज़ द मार्शियल लॉ, ठीक है, मार्शियल लॉ, आर्टिकल नंबर 34। और आर्टिकल 35 में बोला है कि जब भी आप कोई लॉ बनाते हैं तो ध्यान रखें हमेशा कि फंडामेंटल राइट्स भी एग्जिस्ट करते हैं हमारे संविधान में और इनका वायलेशन नहीं होना चाहिए, तो दैट इज़ आर्टिकल नंबर 34। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे स्टार्ट DPSP पार्ट 4, DPSP दैट इज़ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन। इफ़ यू लाइक द वीडियो डू लाइक एंड शेयर। थैंक यू एवरीवन।